कि मेरे ख्याल से वे दोनों दोषी हैं, तो आई थिंक बोथ ऑफ देम आ गिल्टी। हम आ किसको बोल रहे हैं, देख रहे हैं ना, ए आ ई, इसी को हम बोल रहे हैं क्या चीज, आ। चूंकि इसका उच्चारण यही होता है आ, और जो नहीं जानता है ना वो इसका उच्चारण जानते हैं क्या करता है, इसका पढ़ता है आर, जो बिल्कुल गलत है। खुर्शीद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी यूट्यूब चैनल और ऐप पर। ओके, और ये रहे हमारे सैफ सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर करवल्ला बढ़िया सिवान। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑनलाइन बच्चों को? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी लेवल में ऐसी पढ़ाई, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई जाहिल भी एकदम इंग्लिश में पुअर हो, वो भी सर के पहले लेक्चर से बहुत सारा बेनिफिट्स पा सकता है और बोलने की कोशिश कर सकता है। थैंक यू, थैंक यू। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि संजीव शिवानी तो मुर्दों को अंग्रेजी सिखा देते हैं, है ना? जिंदा तो दूर की बात रही है ना? चलिए, तो आप सीट पकड़े, बस थोड़ा सा 10 मिनट में एक लेक्चर दूंगा। थैंक यू। तो सबसे पहले सैफ सर जान जाइए मैं मिलूंगा कहाँ। इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, जो मैं आप लोग को बता रहा था कि यूट्यूब मेरा चैनल है और ऐप का भी यही नाम है, और कोर्स में देता हूँ फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। और आज का चैप्टर है हम लोग को पता है क्या सर, द नाउन केस। तो सैफ सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि नाउन क्या है और केस क्या है, कुछ बताना चाहेंगे? क्या है बताइए। यानी थैंक यू, यानी कि जो भी हमारे आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है, सही ना? जो भी हमारे आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। जैसे लव नहीं दिखता है, फ्रीडम नहीं दिखता है, सिंपैथी नहीं दिखता है, इस पर हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं, राइट? तो नाउन के आगे हम लोग बढ़े केस। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि केस किसे कहते हैं, व्हाट इज केस? केस नाउन का एक पार्ट है और हिंदी में इसको कारक बोलते हैं। वेरी गुड, यानी कि आपने क्लियर कर दिया कि केस का हिंदी क्या होता है, केस का हिंदी क्या होता है, कारक, है ना? अगर हम हिंदी की बात करें तो है ना? चलिए, अब ये कारक कितने तरह के होते हैं? ये जो कारक है यानी कि केस कितने तरह के होते हैं सर? केस कैन बी स्टडीड अंडर 3 टाइप्स। वेरी गुड, यानी कि केस जो है 3 तरह के होते हैं, है ना? पहला थैंक यू, यानी कि कर्ता कारक, और 2 नंबर में क्या आता है सर? 2 में कर्म कारक, और 3 में क्या आता है सर? हिंदी में संबंध कारक है, अधिकार या संबंध कारक, सही ना? हम लोग इसको बारी बारी से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कर्ता कारक का मतलब क्या होता है सर? हिंदी इंग्लिश की बात करें तो क्या होगा? जो किसी सेंटेंस में काम करता है। वेरी गुड, यानी कि सब्जेक्टिव केस, है ना? अगर ग्रामर का बुक उल्टेंगे तो वहां मिलेगा आपको नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव, है ना? इंग्लिश की बात करें तो सब्जेक्टिव केस, और नहीं तो नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक के लिए। और कर्म कारक के लिए वेरी गुड, ऑब्जेक्टिव केस। अब अगर इसको समझना हो, कंसेप्ट समझना हो कि सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो क्या उपाय है? सबसे आसान उपाय, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सेंटेंस में जो मेन रोल को निभाता है सब्जेक्ट, जिसको डूअर बोलते हैं। वेरी गुड, तो एज अ सब्जेक्ट होगा जिसे सब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। एक वर्ड ले लेते हैं समझने के लिए, ले ले। जैसे खाना, है ना? हिंदी का वर्ड है खाना, मतलब वर्ब है ये, है ना?
हिंदी का वर्ड है वर्ब है। इंग्लिश की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश? इट, है ना? सही ना? अब ये एक क्या हो गया कि ये काम हो गया, एक एक्शन हो गया, तो इस एक्शन का जो अंजाम देगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, यानी कि कर्ता कहलाएगा। सही या गलत? सही ना? यानी कि खाना एक एक्शन है, एक काम है, इंग्लिश में इट कहते हैं। तो इस काम को जो अंजाम देगा वो कर्ता कहलाएगा, यानी कि नॉमिनेटिव केस कहलाएगा या सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, यानी कि सब्जेक्ट कहलाएगा। वेरी गुड। लेकिन ये कुछ खाएगा ना, एक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ खाएगा, चाहे बिस्किट खाए, रोटी खाए। क्या सर? हम लोग बंगाल में रहे हैं, वहाँ तो हर चीज़ को खाना ही बोलते हैं। हाँ, पानी खाबो, यानी कि जल खाबो, चाय खाबो, कॉफ़ी खाबो, दूध खाबो, खाना तो खाता ही है सब, है ना? तो मेरे कहने का मतलब कि कुछ भी खाएंगे ना तो उस पर जो फल पड़ेगा, खाने का जो फल पड़ेगा उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। तो एक्शन को जो करता होगा, जो एक्शन का अंजाम देगा, वो हो गया कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। और एक्शन का जिस पर फल पड़ेगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सही है गलत? फॉर एग्जाम्पल हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं, सेंटेंस में कन्वर्ट करके। जैसे राम आम खाता है। क्या साहब सर? हो गया ना? तो राम आम खाता है, तीन ही वर्ड है ना इसमें, तीन ही वर्ड है। तो खाना क्या है? यही ना है, वर्ब है। तो खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम हो गया कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। सही ना? और क्या खा रहा है? आम खा रहा है, यानी कि खाने का फल किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। तो आम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सही ना? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? आम हो गया, और कर्ता क्या हो गया? राम हो गया। सही ना? तो मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस कंफर्म हो गया। अब सवाल उठता है कहां पर? हाँ, अधिकार या संबंध, है ना? तो जिस तरह से कर्ता कारक को सब्जेक्टिव केस कहते हैं या नॉमिनेटिव केस कहते हैं, उसी तरह से कर्म कारक को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो अधिकार या संबंध कारक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेरी गुड, क्या कहेंगे? पॉजेसिव केस। कोई दिक्कत? चलिए, अब सवाल उठता है कि पॉजेसिव केस में क्या पढ़ना है। तो तीन वर्ड पढ़ना है। पता है क्या क्या? एक तो पढ़ना है अपोस्ट्रोफी एस, आई एक पढ़ना है सिर्फ अपोस्ट्रोफी, आई एक पढ़ना है ऑफ। यही तीन वर्ड पढ़ना है। ठीक है? ज्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि पॉजेसिव केस में हमें तीन ही चीज जानना है कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां करते हैं, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहां करते हैं, और ऑफ का प्रयोग कहां करते हैं। अगर ये तीन कंसेप्ट क्लियर हो गया तो केस पर आपका 100% कमांड हो जाएगा। सही है गलत बताइए? सही ना? तो बस इजी वे में जान लीजिए कि ये देख रहे ना अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है ना? हाँ बोलिए सर। जैसे आपने अभी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव का डिफिनीशन बतलाया, ऑब्जेक्टिव का डिफिनीशन बतलाया, तो इसको पढ़ने से पहले पॉजेसिव का डिफिनीशन क्या होगा? वेरी गुड। पॉजेसिव का डिफिनीशन होता है, जैसे कह रहे हैं कि अधिकार या संबंध। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह पर आपका अधिकार हो सकता है या संबंध हो सकता है। तो निर्जीव वस्तु होगा, उस पर आपका अधिकार होगा, लेकिन व्यक्ति के साथ आपका संबंध होगा। जैसे भाई पर आपका अधिकार नहीं हो सकता है, पत्नी पर आपका अधिकार नहीं हो सकता है, दोस्त पर आपका अधिकार नहीं हो सकता है, बेटी पर आपका अधिकार नहीं हो सकता है। उसके साथ आपका संबंध हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है। क्या है, राइट रॉन्ग? लेकिन अगर हम किसी वस्तु की बात करें, जैसे चेयर हो गया,
एसी हो गया, ये शर्ट टी शर्ट हो गया, ये कैमरा हो गया, समझ में आ रही है, बाइक हो गया, कार हो गया, मकान हो गया, दुकान हो गया, इस पर हमारा क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, अब इसी चीज को अंग्रेजी में तो बोल देना है ना, ठीक है ना, कि पोजेशन ऑन अ थिंग और अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड पोजेसिव केस। किसी व्यक्ति या वस्तु पर जो आपका पोजेशन शो करे, क्योंकि पोजेशन का मतलब दोनों होता है, अधिकार या संबंध दोनों होता है, तो द पोजेशन ऑन दी थिंग और ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड पोजेसिव केस। कोई दिक्कत? किसी वस्तु पर आपका पोजेशन होगा यानी कि अधिकार होगा, या किसी व्यक्ति पर आपका पोजेशन होगा यानी कि उसके साथ संबंध होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अपोस्ट्रोफी एस कहां लगता है सर, पता है? जब सिंगुलर नाउन हो, क्योंकि यहां पर नाउन क्यों आया है, नाउन केस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम नाउन का ही केस पढ़ रहे हैं। क्योंकि इसका हिंदी पता है क्या होता है, हाँ, इसका मतलब होता है का के की। अपोस्ट्रोफी एस का भी मतलब होता है का के की, अपोस्ट्रोफी का भी मतलब होता है का के की, और ऑफ का भी मतलब होता है का के की। इसीलिए तो तीनों का डिफरेंसेस पढ़ना है। तो यहां नाउन की बात कर रहा है, अदरवाइज पॉजेसिव प्रोनाउन हमें प्रोनाउन में भी पढ़ना है, माने पोजेशन प्रोनाउन में भी पढ़ना है जिसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, और एडजेक्टिव में भी पढ़ना है ये चीज जिसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल वो भी देख लीजिए, क्योंकि अधूरा चीज मैं छोड़ता नहीं हूं। जैसे अगर कहिएगा कि द बुक इज माइन, मतलब पुस्तक मेरी है, या दिस इज माई बुक। जरा सोचिए कि यहां पर अधिकार या संबंध का बोध हो रहा है कि नहीं? कह रहे कि द बुक इज माइन यानी कि पुस्तक मेरी है, और ये कह रहे कि दिस इज माई बुक। तो दोनों सेंटेंस से बुक पर क्या शो कर रहा है, अधिकार। समझ में आ रही है? तो यहां पर जो है माइन लगा हुआ है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, याद रखिएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन यहां पर जो है बुक के पहले माई लगा हुआ है, जो बुक पर आपका पोजेशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। तो यहां पर माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। समझ में आ रही है? तो पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। जब हम लोग वो चैप्टर शुरू करेंगे, प्रोनाउन तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे, एडजेक्टिव शुरू करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम कंसेप्ट क्लियर कराएं, क्योंकि यहाँ पर करें कि द नाउन केस, माने नाउन के साथ जो है अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगता है, अपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है, और ऑफ कहाँ लगता है। अब समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगता है, तो कोई भी प्रॉपर नाउन हो और सिंगुलर हो, ठीक है, और उसमें भी सजीव हो, ठीक है, हाँ, चाहे वो कोई मर्द हो सकता है चाहे औरत हो सकती है। लिख दें यहां पर, है लिखे सर? जैसे हम यहां पर कहेंगे राम्स, समझ लीजिए कंसेप्ट। राम क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, है ना? तो यहां पर क्या लगा है, अपोस्ट्रोफी एस लगा है। लेकिन राम क्या है, एक लड़का है। क्या है, एक लड़का है। अब वो कॉमन नाउन हो गया, लड़का क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो अगर यहीं पर जो है अगर हम ऐसे कर दें, राम से माने राम का, और यहां पर हम लड़का है राम, तो हम यहां पर कर दे बॉयज, मतलब लड़का का। अब यहां पर थोड़ा सा जोड़ दे, थोड़ा सा आगे बढ़ चले, राम्स बुक मतलब राम की पुस्तक, और एक करके बॉयज ड्रेस मतलब नहीं, लड़कों का नहीं, यही तो समझना है, लड़का का ड्रेस, लड़का का ड्रेस। साहब सर यही चीज समझना है, यही तो टीचर समझा नहीं पाते हैं। ठीक है, इधर थोड़ा सा इरेज कर दें तब मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि यही तो सब चीज हम लोग देख ही लिए हैं, है ना?
समझे इस चीज को सर, कितना जो है यहां पर जो है बारीक चीज हम लोग को समझना है। अब एक बात समझिए, जैसे यहां करे कि राम्स बुक, राम की पुस्तक, यहां करे कि बॉयज ड्रेस माने लड़का का किताब, क्योंकि बॉय माने एक ही लड़का ना होता है, लड़का का ड्रेस माने लड़का का पोशाक। अगर यहीं पर बॉय यहां पर एक लड़का को शो कर रहा है, अगर बॉय का पुल्लल हो जाए लड़कों का, समझ में आ रही है, लड़कों का, वहीं पर यूज होता है अपोस्ट्रोफी। समझ में आ गया? जैसे लड़कों का ड्रेस, वेरी गुड, यहां तो हुआ क्या चीज, लड़का का ड्रेस। लिख लीजिए सर आप लोग, ओके। अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज पेन पेपर निकालिए, लिखते चलिए। इसका मतलब है लड़का का ड्रेस, लेकिन कहना होगा कि लड़कों का ड्रेस, तो बॉय का पुल्लल क्या हो जाता है बताइए तो सर, वॉइस, और यहां पर लगा देंगे अपोस्ट्रोफी, तब हो जाएगा यहां पर क्या चीज, ड्रेस। अब इसका मतलब क्या हो गया सर, लड़कों का ड्रेस, क्योंकि यहां पर अपोस्ट्रोफी लगा है। क्या लगा है, ध्यान दीजिए, अपोस्ट्रोफी, यही तो है ना, इसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी एस, आइए है सिर्फ अपोस्ट्रोफी, ठीक है। अब आ गया ऑफ, ये दो क्लियर हुआ, हुआ। एक और टेक्निक बता दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि नंबर में हम लोग पढ़े हुए थे, कल तो नंबर हम चैप्टर पढ़ाए थे कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है ना। तो सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक जगह, अब प्लूरल माने एक से अधिक, माने एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो वैसा प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस लगा हो, उसका पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, है ना ट्रिक। फिर याद रहेगा, माने वैसा प्लूरल नाउन जिसका प्लूरल एस लगाकर बनाया गया हो, उसका पॉजेसिव केस बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कर दिया ना कि बॉयज ड्रेस माने लड़कों का ड्रेस। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ए स्टूडेंट्स फ्रेंड, बताइए सर, हाँ वेरी गुड, विद्यार्थियों का दोस्त। चूंकि यहां देखिए अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, क्या लगा है, अपोस्ट्रोफी लगा है ना, अपोस्ट्रोफी, चूंकि इसी को तो अपोस्ट्रोफी कहते हैं, इसी को नहीं कहते हैं सर, इसी को कहते हैं अपोस्ट्रोफी। कोई दिक्कत, इसका मतलब क्या होगा, विद्यार्थियों का दोस्त, लड़कियों का दोस्त, या लड़कियों का ड्रेस, लड़की का ड्रेस नहीं, लड़की का ड्रेस, तब तो सिर्फ, हाँ तब तो हो गया, क्या चीज लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। लेकिन लड़कियों का दोस्त, लड़कियों का ड्रेस, तब क्या कहेंगे, मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, गर्ल्स ड्रेस या गर्ल्स फ्रेंड्स। क्या सर, कंसेप्ट क्लियर हुआ, गर्ल्स एस लगा है ना, यही तो मैं बता रहा था कि वैसा प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस आया हो, उसका पॉजेसिव केस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है। अब बारी आती है ऑफ की। ऑफ तो निर्जीव चीज को याद रखिएगा, जब निर्जीव वस्तु का केस बनाना होगा, ठीक है ना, तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। आइए सब लिविंग थिंग्स के लिए, ये किसके लिए है, लिविंग थिंग्स के लिए। ये हो गया ऑफ किसके लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, लाइफलेस वस्तु के लिए। जैसे कहना होगा कि घर का दरवाजा, कुर्सी का पैर, किताब का पेज यानी कि पृष्ठ, पेन का नीब, जैसे मोबाइल का कवर, ये सब निर्जीव वस्तु है सर, समझ में आ रही है। जैसे बेल्ट का बकल, ये सब क्या है, निर्जीव वस्तु है। इस पर भी एग्जांपल हम लोग देख ले सर, है। चलिए अब जैसे हो जाएगा द लेग ऑफ
द चेयर। देखिए तो सर, यहां पर ऑफ लग गया, मतलब कुर्सी का पैर हो गया। एग्जाम्पल एक काफी है, ठीक है। या एक और देख लीजिए, द पेज ऑफ द बुक, मतलब हाँ, ठीक है ना, यानी कि पुस्तक का पृष्ठ है ना, या किताब का पृष्ठ। मेरे ख्याल से तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पॉजेसिव क्या है। पॉजेसिव जो है केस किसे कहते हैं, तो पॉजेसिव केस में तीन चीज याद रखना है, अपोस्ट्रोफी, एस, अपोस्ट्रोफी और ऑफ। यही जान लेना है कि तीनों का प्रयोग कहाँ करते हैं। कोई दिक्कत तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लें। कैसे प्रैक्टिकल होता है बता दें है। अब हम बताइए ना कि जो है सीता का पॉजेसिव केस क्या होगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, यानी कि सीता में क्या कर देंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। सीता एक लड़की है, सीता एक लड़की है, ये तो प्रॉपर नाउन है ना जी, क्या है, प्रॉपर नाउन है, सही ना। तो सीता एक लड़की है, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। तो यहां लिख दें लड़की है तो गर्ल होगा ना जी। तो गर्ल का पॉजेसिव केस क्या होगा, वेरी गुड, होगा। क्योंकि एक जो है ना सीता एक ही है, तो एक लड़की के लिए आपने गर्ल लिखा, तो यहां पर गर्ल्स, इसका मतलब सीता का, इसका मतलब सीता का, इसका मतलब लड़की का। समझ में आ रही है। चलिए, अगर हम सीता के जगह पर दो नाम रख दें, सीता और शबनम, ठीक है। जैसे हमने यहां रख दिया सीता एंड शबनम, तो इसके लिए गर्ल तो लिखे नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा, गर्ल्स। अब इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, हाँ सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा। समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर हम यहीं पर यहां पर कह दें चेयर, तब कहीं बताइए कि चेयर का पॉजेसिव केस क्या होगा, तो क्या कहेंगे। अब चेयर का किसी भी पार्ट का हम चर्चा करेंगे, करेंगे ना, किसी भी पार्ट का हम चर्चा करेंगे, तो कर देते हैं कि द लेग ऑफ द चेयर। कोई दिक्कत, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में, एकदम धड़ल्ले आ रहा होगा। तो द लेग ऑफ द चेयर, हम ये बताना चाह रहे थे आपको, ठीक है ना, कि अपोस्ट्रोफी एस कहां लगेगा, अपोस्ट्रोफी कहां लगेगा और ऑफ कहां लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नोटबुक लीजिए और नोटबुक पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इस सारे कामों में हमारे जो है सैफ सर जो है काफ़ी माहिर हैं, सारे बच्चों को इतना प्रैक्टिकल कराते हैं कि जब भी मैं विजिट किया स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर करबल्ला पर, तो सारे बच्चे एक्सपर्ट नज़र आते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब प्रैक्टिस आप ज़्यादा कराते हैं, क्योंकि आपका एकदम सही चाबी मिल गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको अगर एक्सपर्ट बनना है तो प्रैक्टिस करना ही होगा, सही ना। और हर रोज़ की तरह मैं चाहूँगा, चूँकि ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वर्ड पर हम लोग चर्चा कर लें, है ना। तो रूल नंबर हम लोग का हो जाएगा 15, ओके। और करना क्या है तो याद रखिएगा, डॉट डॉट डीप वाटर। कंसेप्ट समझिए साहब सर, आप बताइए डीप मतलब क्या होता है, गहरा, और वाटर माने पानी। लेकिन यहां जो डॉट डॉट कह रहा है ना, जब यहां कोई हम वर्ड भरेंगे, जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर जो है डीप का हिंदी निकलेगा भर। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि घुटने भर, कमर भर, सीने भर या छाती भर, गर्दन भर, मुंह भर, आंख भर, डुबा,
ये कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग? पानी के लिए। जब हम लोग पोखरे में जाते हैं, नदी में जाते हैं, नाला में जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, या वाटर पार्क आज का फैशन हो गया है, तो जब नहाने जाते हैं तो कहते हैं ना, अरे यहाँ तो घुटने पर पानी है। या हमारे किसान भाई लोग जब खेती करने जाते हैं तो कहते हैं अरे घुटने पर पानी है, धान की रोपनी नहीं हो सकती है, खेती नहीं हो सकती है। तो घुटने भर, अब देखिए मज़ेदार आपको वर्ड बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या भर दीजिए, घुटना का अंग्रेजी लिख दीजिए, क्या होता है? नी। और यहाँ लिख दीजिए सर डीप, और यहाँ भर दीजिए वाटर। अब देखिए तो इसका हिंदी क्या निकलेगा? नी डीप वाटर, मतलब घुटने भर पानी। सेंटेंस भी तो बन सकता है ना कि देयर इज नी डीप वाटर इन द फील्ड, या देयर इज नी डीप वाटर इन द पॉन्ड, देयर इज नी डीप वाटर इन द रिवर, इन द वेल। बनेगा सेंटेंस ना। तो जब वर्ड बनने लगेगा तो सेंटेंस जो है ऑटोमेटिक बनने लगेगा। क्योंकि जेब में जब पैसा हो जाएगा तो शॉपिंग करना सर डिफिकल्ट है? बिल्कुल आसान है। जेब में क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। सही है गलत? अगर वर्ड स्टॉक हो गया तो इंग्लिश बोलना कठिन है। अरे यार एकदम पक्का है कि इंग्लिश बोलेंगे, इसलिए सबसे पहले जरूरी है वर्ड पर कमांड करना। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने एक वर्ड दिया यहाँ पर नी। अब कोई भी वर्ड यहाँ जोड़ दीजिए, जैसे चेस्ट डीप वाटर, मतलब छाती भर पानी। अगर इसी को हम कह दें कि नेक डीप वाटर, नेक डीप वाटर मतलब गर्दन भर पानी। कैसे? आप फोर हेड वाटर बने, फोर हेड बने क्या ललाट होता है, तो ललाट भर पानी। सही ना? आइए कहिए कि डूबा है पानी, तब क्या कहेंगे? यही जानना जरूरी है। ओवर, हाँ डीप वाटर। इसका मतलब डूबा है पानी है। तो अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो बोले कि देयर इज ओवर डीप वाटर इन द पॉन्ड, इन द रिवर, इन द वेल, मतलब कुआं में डूबा पानी है। तो डूबा पानी का मतलब क्या हुआ? हाँ ओवर डीप वाटर। बताइए वर्ड बन रहा है ना? बन रहा है ना? अब जो है आप यहां पर जो है इसी टाइप का हाइट बताने वाला जो है वर्ड भर देना है। ये तो हम सिर्फ फिजिकली जो है वर्ड बना रहे थे, फिजिकली कि ने डीप वाटर, चेस्ट डीप वाटर, नेक डीप वाटर, माउथ डीप वाटर, आई डीप वाटर, नोज डीप वाटर, फॉरहेड डीप वाटर, हेयर डीप वाटर, ओवर वाटर। आप बहुत सारा चीज़ हाइट वाला चीज़ आता है, तो फीट पे नहीं बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। 10 फीट डीप वाटर, तो बताइए तो क्या हुआ? 10 फीट गहरा। हाँ 10 फीट गहरा पानी। ठीक है, अब कहना होगा कि यहाँ 10 फीट पानी है तो 10 फीट वाटर ही नहीं कहेंगे, कहना पड़ेगा कि 10 फीट डीप वाटर लेना पड़ेगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? तो इस तरह से आप फीट पर भी बना सकते हैं, राइट? 10 फीट डीप वाटर, 50 फीट डीप वाटर, 100 फीट डीप वाटर, 20 फीट डीप वाटर। अब सेंटेंस में कन्वर्ट कर लीजिए कि देयर इज 20 फीट डीप वाटर इन द पॉन्ड, इन द रिवर। बन जाएगा ना? आसान है कि नहीं है? वेरी गुड। चलिए तो ये रहा वर्ड बनाने का तरीका और सेंटेंस बनाने का तरीका। कोई दिक्कत? जैसे किसान कह सकते नहीं है कि घुटने भर पानी है, चाहे कमर भर पानी है, तो कमर भर पानी का अंग्रेजी क्या होगा सर? वेस्ट डीप वाटर। तो वेस्ट मतलब होता है कमर, तो वेस्ट डीप वाटर माने कमर भर पानी है, खेती नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए यहां पर जो है रूल नंबर जो है जान लीजिए 16, एकदम आसान वे में समझ लीजिए। जैसे बोथ ऑफ, और यहां पर जो है प्लूरल प्रोनाउन भर देना है। क्या भर देना है सर? प्लूरल प्रोनाउन। और वो प्रोनाउन किस फॉर्म में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। कैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में? तो देखिए
बोथ ऑफ अस। तो अस किस फॉर्म में है? हाँ, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना। चलिए, तब बोथ माने क्या होता है? दोनों। यहां बोथ का मतलब क्या हुआ? दोनों। अब यहां हिंदी क्या निकल जाएगा सर? बोथ ऑफ अस, यानी कि हम दोनों ना। हम दोनों में से कोई तो एनी ऑफ अस होता है, वो अलग चीज हो गया। ये होता है हम दोनों, जैसे हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, गाना भी है हिंदी में। या हम दोनों एक दूजे के लिए बने हैं, या हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों दोस्त हैं। बोथ ऑफ अस आर क्लोज फ्रेंड्स। हम दोनों जो है गुरु शिष्य हैं, हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों रिश्तेदार हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस जाते हैं सर। तो आपको वर्ड की जानकारी होगी तब तो इंग्लिश बोलेंगे ना। तो पहले आपको वर्ड पर कमांड करना है। ओके, क्या सर? अब जब कह रहा है कि बोथ ऑफ अस, हम दोनों, तो क्या ये नहीं हो सकता है कि बोथ ऑफ यू, मतलब तुम दोनों, आप दोनों, ठीक है ना। यानी कि आप दोनों मेरे दोस्त हैं, आप दोनों बिहार के रहने वाले हैं। क्योंकि फ्रॉम का मतलब क्या होता है सर? बस नहीं और भी होता है। क्या बोले? से होता है स्पोकन के दुनिया में जानिए कि रहने वाला या वाली या वाले, ठीक है ना। स्पोकन के दुनिया में जान लीजिए। फ्रॉम मतलब कि रहने वाला या वाली। एक हजारों वर्ड निकलता है, हजारों हिंदी मीनिंग निकलता है, ठीक है ना। लेकिन स्पोकन के क्षेत्र में एक छोटा सा इसका मीनिंग जान लीजिए, बाल बराबर। कि फ्रॉम मतलब के रहने वाला या के रहने वाली। जैसे आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आई एम फ्रॉम अमृतसर, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। आई एम फ्रॉम गोवा, मैं गोवा का रहने वाला हूँ। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, राइट। तो अब इस पर बोलिए ना सेंटेंस कि बोथ ऑफ यू, माने आप दोनों। इसमें एक और वर्ड जो है जोड़ दीजिए, पता है क्या? अगर इंग्लिश से बोलना चाहते हैं तो एकदम मस्ट बोलिए ना। आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से। सर हम लोग स्पोकन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग स्पोकन पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक का हिंदी क्या निकलेगा? मेरे ख्याल से। सुने सर, अब कहेंगे कि आई थिंक बोथ ऑफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ। जैसे आपका एक्टिविटी देखकर हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आई थिंक, यानी कि मेरे ख्याल से बोथ ऑफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ। क्या? नो 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 नो, बोथ ऑफ अस आर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। आई थिंक बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, मेरे ख्याल से आप दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। आई थिंक बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम गोवा, मेरे ख्याल से आप दोनों गोवा के रहने वाले हैं। देख रहे हैं सर? एक और वर्ड देख लेते हैं इस पर, बोथ ऑफ देम, यानी कि वे दोनों, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या हुआ? मतलब वे दोनों। लिख दे क्या सर? वे दोनों। और इसका मतलब आप दोनों या तुम दोनों। क्या सर? अब बताइए किसका इस पर मजेदार इंग्लिश बोला जा रहा है कि नहीं? अब कहना होगा कि मेरे ख्याल से वे दोनों दोषी हैं। तो आई थिंक बोथ ऑफ देम आर गिल्टी। हम आ किसको बोल रहे हैं? देख रहे हैं ना, ए आ ई, इसी को हम बोल रहे हैं क्या चीज? आ। चूंकि इसका उच्चारण यही होता है आ, और जो नहीं जानता है ना वो इसका उच्चारण जानते हैं क्या करता है? इसका पढ़ता है आर, जो बिल्कुल गलत है। चूंकि आर किसको पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं आर। क्या सर सही है गलत? इस आर को पढ़ेंगे आर। यहां पर ए आर ई को क्या पढ़ेंगे? आ। इसीलिए तो अंग्रेज कहता है कि हाउ आर यू। तो हमने ये नहीं बोला कि आई थिंक बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम गोवा, फ्रॉम नासिक, फ्रॉम बढ़िया। सही ना? जैसे मान लें कि आपने कहा कि आई थिंक बोथ ऑफ
यू आर फ्रॉम शिवराजपुर बहड़िया, दैट इज माई नेटिव विलेज, राइट। तो अब देखिए इसका यूज हो रहा है कि नहीं, इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं सर। तो अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं सर तो सबसे पहले जरूरी है कि हम प्लेसिंग ऑफ वर्ड जाने, वर्ड बनाना जाने। जब वर्ड आ जाएगा, प्लेसिंग ऑफ वर्ड आ जाएगा कि कैसे सेंटेंस में हम वर्ड को अरेंज करेंगे, सजाएंगे, तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती है, नहीं रोक सकती है। सही है गलत? और आप भी मेरे तरह नारा लगाने लगेंगे कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। क्योंकि शब्द हो जाएगा मुट्ठी में, अंग्रेजी निकलेगा एकदम फुट 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 जुबान से निकलने लगेगा, साइकिल के चैन की तरह, देखते हैं ना, राइट। दूसरी चीज कि अगर आपको मेरी पढ़ाने का अंदाज समझ में आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं हूँ संजीव शिवानी और पेशे से मैं राइटर हूँ। बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन की। जैसे ये देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नो और कॉन्टैक्ट नंबर। आप लोग भी देख लीजिए, देख रहे हैं ना, इसमें 5 पुस्तकें हैं सर। जैसे मैंने अपना चैनल का नाम बताया ना, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, फैमिली पैक कोर्स था, तो जैसे कोर्स जो है फैमिली पैक है, उसी तरह से ये फैमिली पैक किट है, पूरे फैमिली के लिए इसमें किताबें है सर। नर्सरी से UKG, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 12, सबके लिए किताबें हैं सर। ये हर घर की ज़रूरत है, अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो, इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो। ओके, और यही नहीं, और भी बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी है सर। देख रहे हैं ना सर, ये 12 पुस्तकें, अलग अलग पुस्तकें हैं, ये भी मेरी अपनी लिखी हुई है। ये भी देख रहे हैं ना, ये भी मेरी अपनी लिखी हुई किताबें हैं, ठीक है सर। तो वर्ड के साथ कैसे खेलना है, ग्रामर के साथ कैसे खेलना है, स्पोकन के साथ कैसे खेलना है, ये मेरी कला है सर, ठीक है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चैप्टर को मैं आसान बना देता हूँ, ठीक है सर। और घड़ी इशारा कर रही है, कल हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.